हेलो, मैं कुमार आनंद आप लोगों का हमारी इस क्लास में स्वागत करता हूं। हम लोग प्रोनाउन क्लास में ध्यान रखेगा, जिसमें हम लोग पर्सनल प्रोनाउन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान रखेगा। पिछले क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था इट इज से लेकर, ओके। इट इज के बाद जैसा मैंने आपको समझाया था कि सब्जेक्टिव केस का यूज होता है, तो टॉपिक हम लोगों का है इट, IT इट, जिसको हम लोग रिलेट कर रहे हैं सब्जेक्ट से। किससे रिलेट कर रहे हैं? सब्जेक्ट से रिलेट करने का काम कर रहे हैं। इसमें आपको यह समझाया गया था, ध्यान रखेगा, कि जब भी आप इट इज का यूज करते हैं, इट इज, और इसके बाद अगर आपको प्रोनाउन यूज करना पड़े तो हमें लोगों को यूज करना पड़ता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं। तो इट इज, और यहां मैंने दिया था क्या चीज? आई। मी नहीं हो सकता, क्योंकि इट इज के बाद हमेशा सब्जेक्ट का केस आता है। क्यों? क्योंकि इज यहां पे लिंकिंग वर्ब है। यहां पे ऑप्शन था जहां मैंने ये कहा था कि इट जो है, सॉरी इज जो है, ये लिंकिंग वर्ब है, LV। और लिंकिंग वर्ब मतलब क्या होता है? वो एक लिंकिंग वर्ब के बाद आप सब्जेक्ट का यूज करते हैं या इक्वल का सेंस देता है। यहां लिंकिंग वर्ब किसका सेंस देता है हम लोग को? इक्वल का। तो इट यहां पर सेंटेंस का सब्जेक्ट बना हुआ है, तो इसके बाद भी हमें देना पड़ता है क्या चीज? सब्जेक्ट। इस वजह से मैंने कहा था आपको इट इज आई यूज करें, मी का यूज ना करें। इसी में मैंने आपको एक और क्वेश्चन दिया था कि इट इज आई हु, इट इज आई हु इज MR, इज MR रेडी टू गो, रेडी टू गो। इसमें आपको आंसर क्लिक करना था कि इट इज के बाद होना क्या चाहिए, ध्यान रखेगा। तो यहां पे आप समझने का काम करते हैं। आंसर यहां पे इज होगा, M होगा, R होगा, और होगा तो क्यों होगा, ध्यान रखेगा। यहां पे एक काम समझिए, ध्यान रखेगा। जैसे इट सब्जेक्ट है, इट क्या है? सब्जेक्ट। इज वर्ब है, क्लियर। आई प्रोनाउन है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोनाउन है। अब यहां इट भी क्या है? प्रोनाउन ही है, ओके। तो इट प्रोनाउन, इज वर्ब, आई भी क्या है? प्रोनाउन। यहां जो इज MR आने वाला है वो भी क्या होगा? वर्ब। क्या होगा? वर्ब। रेडी एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है ये। टू को हम लोग पार्टिकल कहते हैं, और गो वर्ब है। यहां तक कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अब यहां से आगे समझने का काम करते हैं। यहां वर्ब है, क्या है? यहां वर्ब है। अब जब सेंटेंस में एक वर्ब है, जैसे ये वर्ब है, तो इस वर्ब का यहां पर अपना सब्जेक्ट है। तो ये वर्ब है, तो इस वर्ब का भी अपना एक सब्जेक्ट कौन होना चाहिए? होना तो चाहिए। तो यहां पे फिलहाल वो सब्जेक्ट कौन है? हु। इट इज आई हु इज MR रेडी टू गो। तो ये जो इज वर्ब है, इसका सब्जेक्ट क्या कौन है? यहां पे हु है। अब हु के बारे में समझने का काम करते हैं, हु का यूज किस प्रकार से किया जाता है, सो ध्यान रखें। तो इसमें समझते यह है, ध्यान रखें, इसका मैं थोड़ा सा डेरिवेशन आपको समझाता हूं कि किस प्रकार से यह डिराइव हुआ जाता है, या किस प्रकार से यह सेंटेंस बनता है। सेंटेंस यह रहता है कि आई एम रेडी टू गो, आई एम रेडी टू गो। अब यह जो है हम लोगों के लिए एक नॉर्मल सेंटेंस है, नॉर्मल सेंटेंस है कि आई एम रेडी टू गो। आपने मुझसे पूछा कि कौन जाएगा, तो मैंने कहा आई एम रेडी टू गो, मैं तो जाने के लिए तैयार हूं, ध्यान रखेगा। अब करना क्या है कि यह जो आई है, इस वर्ड को हमें करना है एम्फेसाइज। क्या करना है? एम्फेसाइज करना है, थोड़ा सा जोर देकर बोलना है, जोरदार तरीके से बोलना है, जोरदार तरीके से। एक होता है, जैसे ध्यान रखेगा, आप मेरे पास आए और आप कहते हैं कि मेरी मदद कौन करेगा, तो ऐसा कहा जाता है कि मैं आपकी मदद करूंगा। क्या है? मैं आपकी मदद करूंगा। और एक आता है, और एक दूसरा सिचुएशन थोड़ा एग्रेशन में, गुस्से में, उत्तेजना में आकर हम लोग कहते हैं क्या चीज? ध्यान रखेगा, मैं हूं जो तुम्हारी मदद करूंगा, मैं हूं जो तुम्हारी मदद करूंगा, या मैं ही हूं जो तुम्हारी मदद करूंगा, मैंने ही तुम्हारा साथ दिया था। एक हो सकता है कि मैंने तुम्हारा साथ दिया, एक कहते हैं कि मैंने ही तुम्हारा साथ दिया था, मैंने ही तो तुम्हारी उसमें मदद की थी। ऐसा भी कह सकते थे कि मैंने तुम्हारी मदद की, लेकिन मैं ही हूं वह, ओके। तो उस सेंस में जब आप अपनी बात को एम्फेसाइज करते हैं, जोरदार तरीके से बोलते हैं, तो सेंटेंस का थोड़ा सा फॉर्मेशन बदल जाता है। तो यहां आई को एम्फेसाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान रखेगा, हम लोग यूज करते हैं इट। किसका यूज करते हैं? इट इज आई। तो इसको एम्फेसाइज करने का फॉर्मेट क्या है? इट इज आई। जहां इट जो है, ध्यान रखेगा, इसे हम लोग कहते हैं डमी सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट कहते हैं? डमी सब्जेक्ट। या इसको हम लोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी कहते हैं, इंट्रोडक्टरी
इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट करने का काम करते हैं, ध्यान रखें। और सब्जेक्ट के प्लेस पे क्या है, यह प्रोनाउन है। क्या है, यह प्रोनाउन बनने का काम करता है। और यह मैंने आपको एक टाइप भी बताया था, एक्सप्लिटिव प्रोनाउन। एक्सप्लिटिव प्रोनाउन, तो यहाँ जो इट वही एक्सप्लिटिव प्रोनाउन डमी सब्जेक्ट या इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बनने का यहाँ पर ये क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो इट इज आई, अब यहाँ पे आई के साथ क्या है, एम। इट इज आई एम रेडी टू गो। इट इज आई एम रेडी टू गो। अब हुआ क्या, ध्यान रखिएगा, ये सब्जेक्ट, ये क्या हो गया, वर्ब। अब ये वर्ब और ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। ये तो गलती हो जाएगा कि आप यहाँ पे दो सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट का अलग वर्ब है, एक सब्जेक्ट का अलग वर्ब है, और आप बीच में किसी प्रकार के कंजंक्शन का यूज नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखें, तब तो गलती हो जाएगा। क्योंकि एक सब्जेक्ट एक वर्ब, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, तो एक ही सेंटेंस में दो सब्जेक्ट के दो अलग अलग वर्ब नहीं हो सकते। अगर ऐसा हो रहा हो तो आपको कंजंक्शन को पुट करना पड़ेगा, ध्यान। तो यहाँ पे हम लोग एक कंजंक्शन क्या ले आते हैं, हु। क्या ले आते हैं, अब हु क्यों आता है ये हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन में, जस्ट इसके बाद ही पढ़ेंगे। तो इट इज आई हु, ये हुआ कंजंक्शन। क्या हुआ, लेकिन कंजंक्शन के साथ ये जो एम वर्ब है, एम वर्ब है, ध्यान रखेगा, इस वर्ब का सब्जेक्ट भी, इस वर्ब का सब्जेक्ट भी कौन बनता है, हु ही बनता है। तो हु यहाँ कंजंक्शन है और सब्जेक्ट के प्लेस पे आने वाला क्या है, प्रोनाउन है। तो कंजंक्शन के साथ हु जो है यहाँ प्रोनाउन का काम करता है, ध्यान रखेगा। अब आपको समझिए हु किसके लिए, कंजंक्शन है तो दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, लेकिन साथ में यह प्रोनाउन भी तो है। और यह प्रोनाउन है तो ये किसके लिए आया हुआ है, तो यह जो प्रोनाउन ये आई के लिए आया हुआ है। किसके लिए आया हुआ है, आई के लिए। अब होता क्या है कि जब भी आप किसी प्रोनाउन का यूज करते हैं मोस्टली, तो जिसके लिए यूज करते हैं आप उसी का गुण उसमें ट्रांसफर करते हैं, उसी का गुण आप उसमें क्या करते हैं, ट्रांसफर करने का काम करते हैं। तो यह जो आई जो है ये अपना सारा गुण किसको दे देगा, हु को। क्योंकि हु जो है उसी आई के, जैसे इट इज आई हु एम रेडी टू गो, तो हु किसके लिए आया हुआ, आई के लिए। तो आई अपना सारा गुण किसे देता है, हु को। और हु के साथ अब क्या लगेगा, एम। क्योंकि आई के साथ एम लगता है तो आई ने अपना सारा गुण ट्रांसफर किया किसमें, हु में। उसको देखते हुए हम लोग यहाँ पे क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं। मन में आता है कि इट इज आई हु इज रेडी टू गो कर दें, लेकिन ग्रामर इसको अलाउ नहीं करता। आपको समझना पड़ेगा कि इट इज आई हु एम रेडी टू गो, इट इज आई हु एम रेडी टू गो। तो यहां पर जो होना चाहिए, ये आई अपना सारा गुण देता है किसको, हु को, और उसी हु का अकॉर्डिंग यहां पर क्या लग जाएगा, एम लग जाएगा। तो स्टेटमेंट ये बनता है कि इट इज आई हु एम रेडी टू गो का सेंस आता है। क्लियर, एक बार मैं इसे फ्रेश लिखता हूं, चलिए कहां लिख देता हूं, चलिए यही लिख देता हूं। तो सेंटेंस ये बना कि इट इज आई हु एम रेडी, इट इज आई हु एम रेडी टू गो। अब देखिए किस प्रकार से सेंटेंस का सारा फंडामेंटल सही जगह पे जाता है। इस वर्ब का ये सब्जेक्ट, क्लियर, हु सॉरी एम वर्ब, इस वर्ब का ये सब्जेक्ट, ओके, और सब्जेक्ट के प्लेस पे ये क्या है, प्रोनाउन है। दोनों सेंटेंस को जोड़ने वाला यही क्या है, कंजंक्शन है। तो एक ही वर्ड है जो प्रोनाउन के साथ साथ किसका काम कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है। रेडी क्या है, एडजेक्टिव है, टू पार्टिकल है, और गो वर्ब है। आई यह भी सब्जेक्टिव केस में रखा गया है, सब्जेक्टिव केस में रखा गया है फोकस मिलाने के लिए, ध्यान रखिएगा। तो ये पूरा पैटर्न बैठता है कि हाँ इट इज के बाद आप सब्जेक्टिव केस, उसके बाद हु, फिर वहां पर क्या लगाते हैं, वर्ब लगाने का काम करते हैं। यही मैं क्वेश्चन यहां पर अगर मैं बदल देता हूं, ध्यान रखेगा, मैं यहां लिख देता हूं इट इज, नहीं एक काम करते हैं, इसको पहले लिख लीजिए फिर मैं आगे लिखता हूं।
चलिए अब मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूं, उसमें आप करेक्ट कीजिएगा। इट इज यू, इट इज यू हु इज एम आर ready to help anyone. It is you who is are ready to help anyone. It is we or us. It is we or us who always try or tries to do some creative things. लिखते जाइए और बनाते भी जाइए। तीसरा है कि it is him or he who humiliate or humiliates me before parents. Number 4, it is she or her who never call or calls me in night. लिखते जाइए, आंसर क्लिक करते जाइए। नंबर 5, it is they or them who create or creates, एक मिनट, who has or have delivered a good project. यहां पर आपको आंसर क्लिक करना है कि किस प्रकार के स्टेटमेंट यूज हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए बना करके। चलिए अब इसको समझने का काम करते हैं। इट इज के बाद यू सब्जेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हु जो है ये किसके लिए आया हुआ है, इसी यू के लिए आया हुआ है। तो हु को यहां फिलहाल हम लोग मान के चलते हैं कि यह प्रोनाउन है, मान के चलते हैं, है ही, ध्यान रखेगा। तो हु प्रोनाउन है, तो यह प्रोनाउन है, ये तो किसके लिए आया है, यू के लिए। तो यू अपना सारा गुण इसे देगा, और यह जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट यही प्रोनाउन बन रहा है। तो यू का गुण इसमें आने की वजह से हम लोग यू के इस हु के साथ क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। तो यह जो प्रोनाउन है हु, वो क्या करता है, किसी दूसरे प्रोनाउन या नाउन का गुण अपने अंदर ले लेता है, फिर उसी के तरह वो एक्ट यानी बिहेव करके उसके अकॉर्डिंग क्या लेता है, वर्ब लेता है।
जैसे यहाँ पे इट इज के बाद सब्जेक्ट आएगा तो वी का यूज होगा, अस नहीं। तो हु इस बार किसका गुण लेगा, वी का, और वी के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, वर्ब का पहला फॉर्म यानी कि ट्राई, तो ट्राई इज कैंसिल। तो इट इज वी हु ऑलवेज ट्राई टू डू सम क्रिएटिव थिंग्स। आगे आते हैं, इट इज हिम और ही, तो ही सब्जेक्ट आएगा, हिम नहीं। हु इस बार किसका गुण लेता है, इस ही का। तो इस वो जिस प्रकार से ही के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होता है उसी प्रकार से हु के साथ भी सिंगुलर वर्ब यूज होगा, यानी कि ह्यूमिलिएट्स। इसका कोई काम नहीं, ध्यान रखेगा। इट इज सी और हर, तो हर नहीं सी चाहिए। इस बार हु जो है इस सी का गुण लेगा, और सी के साथ क्योंकि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, पांचवा फॉर्म सिंगुलर फॉर्म लगता है, तो हु के साथ वही सिंगुलर फॉर्म कॉल से लगेगा, कॉल का यूज नहीं है। इट इज दे और देम, तो यहाँ दे के बाद सब्जेक्ट होगा, देम का कोई जरूरत नहीं। तो इट इज दे हु हैज और हैव डिलीवर्ड अ गुड प्रोजेक्ट, तो हु इस बार किसका गुण ले लेगा अपने अंदर, दे का ले लेगा। तो यहाँ दे जो है प्लुरल है, तो हु भी हुआ प्लुरल, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग समझने का काम करें, ध्यान रखेगा। तो हु जो है, हु यह सिंगुलर भी हो सकता है या प्लुरल, दोनों हो सकता है, डिपेंड करता है कि इसके पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन कैसा है। जैसा नाउन या प्रोनाउन वैसा ये, और इसी के अकॉर्डिंग वैसा यहाँ पर क्या लगेगा, वर्ब का यूज होगा। चाहे वर्ब आप वो सिंगुलर लगाएं, चाहे वर्ब आप प्लुरल लगाएं, ये डिपेंड आप पे करता है। तो ये हम लोग को डिटेल समझना पड़ता है, वरना बुक में क्या लिखा जाता है, बुक में एक नियम पढ़िएगा कि हु विच और डैट, हु विच और डैट, इसके तुरंत बाद अगर कोई वर्ब आए, हु विच डैट, इसके तुरंत बाद कोई वर्ब आए, तो ये वर्ब इसके पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। यानी यह जो वर्ब है इसके अकॉर्डिंग लगता है, इसका बीच में कोई काम होता नहीं। ये नियम बुक में लिखा हुआ है कि हु विच डैट के पहले जो नाउन प्रोनाउन आएगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे, लेकिन समझना ये पड़ता है उसके लगता तो उसी का अकॉर्डिंग आंसर सही होगा, लेकिन बीच का एक डेरिवेशन छूट गया कि ये अपना सारा गुण इसे देता है, जो कंजंक्शन के साथ प्रोनाउन बनने का काम करता है। और ये जो वर्ड है जो आपको दिख रहे हैं कि ये कंजंक्शन के साथ प्रोनाउन बनने का भी काम करते हैं, इसी टॉपिक हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, जो कि पर्सनल प्रोनाउन के बाद हम लोग वही समझने का काम करेंगे। ओके, तो उसमें भी काम रहेगा। चलिए, इसे याद करने की जरूरत नहीं है, मेन टॉपिक आपको समझाया जा चुका है। आंसर नोट कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए, क्वेश्चन लिख रहा हूं, ध्यान रखिए। इट इज मी और हिम हु, इट इज मी और हिम हु कैन डू दिस वर्क। अब इसमें आप समझाने का काम कीजिए क्या गलती है। दूसरा है कि इट इज मी और हिम, मी एंड हिम, it is me and him who has or have abused in the class, abused in the class। इसमें हम लोग समझने का काम करते क्या होना चाहिए
इट इज मी और हिम, इसमें कोई गलती है या नहीं गलती है वो समझने का काम करें। क्या इसका सही तरीका है बनाने का, इसका कोई पैटर्न? तो एक आपके माइंड में आ सकता है सर इट इज के बाद सब्जेक्ट आता है ऑब्जेक्ट नहीं, और मी का सब्जेक्ट सर आई होता है, यहाँ एंड लिखे और यहाँ पे आप क्या कर दें, ही कर दें। तो सेंटेंस सही ये बन सकता है कि इट इज आई एंड ही हु कैन डू दिस वर्क। ये हुआ इट इज आई एंड ही हु कैन डू दिस वर्क, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन एक आप पैटर्न में गलती कर गए, ध्यान रखिएगा। अगर आपने ऐसा सोचा है कि मी का सब्जेक्ट आई में कर देता हूं, हिम का सब्जेक्ट में ही कर देता हूं, तो एक इसमें गलती क्या है, ध्यान रखिएगा। हाल फिलहाल में ही मैंने आपको गुड एक्ट और बैड एक्ट के बारे में मैंने बताया था। गुड एक्ट में 2 3 1 और बैड एक्ट में 1 2 3 की बात होती है। तो यहां जो कहा गया है कि इट इज आई एंड ही हु कैन डू दिस वर्क, मतलब मैं और वह काम कर सकते हैं, ध्यान रखें। तो ये तो गुड एक्ट से जुड़ी हुई बात है, ये किस में बात की जाएगी, गुड एक्ट। और गुड एक्ट में जो आई फर्स्ट पर्सन होता है वो हमेशा लास्ट में होता है, पहले नहीं आता। तो यहां आई एंड ही नहीं होगा, यहां होगा ही एंड आई। तो इट इज ही एंड आई हु कैन डू दिस वर्क। इट इज ही एंड आई हु कैन डू दिस वर्क। तो यहां ध्यान रखिएगा, इट में भी आपको उस गुड एक्ट और बैड एक्ट की समझ रखनी पड़ेगी। अगर यहां पर ध्यान रखिएगा सब्जेक्टिव केस में यहां एक से ज्यादा प्रोनाउन आ रहे हो, तो यहां पर भी देख लीजिए इट इज मी एंड हिम, तो मी का क्या हो जाएगा, आई, एंड हिम का हो जाएगा ही। तो इट इज आई एंड ही हु, अब यहां पे हैज होगा या हैव होगा वो बाद की बात है, ध्यान रखिएगा। अब्यूज्ड इन द क्लास, अब यहां क्लास में अब्यूज करने की बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा। तो यह जो पूरा स्टेटमेंट ये बैड एक्ट की बात की जा रही है, और बैड एक्ट में क्या होता है, आई पहले आता है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आई सबसे पहले लिखना यह बिल्कुल क्या था, सही रहा, ध्यान रखिएगा। यहां पर आई और यहां पर ही लिखना क्या रहा, सही। तो इट इज आई एंड ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं। वहां गलती हुई क्योंकि वहां पर जो है ध्यान रखेगा कि यहां पर गुड एक्ट की बात की जा रही है, इस वजह से आई को लास्ट में जाना पड़ेगा। लेकिन यहां पर बैड एक्ट की बात की जा रही है, इसलिए आई को पहले आना पड़ा। तो इट इज आई एंड ही हु हैज और हैव अब्यूज्ड इन द क्लास। अब आप मुझे समझाइए यहां पर हैज आना चाहिए कि हैव आना चाहिए, हैव और हैज आना चाहिए, दोनों में से कौन सा आना सही रहेगा और क्यों आना सही रहेगा वो भी तो समझना है, ऐसे तो होने वाला है नहीं। तो समझने का काम करते, ध्यान रखें किस प्रकार से, इसका भी मैं एक डेरिवेशन देता हूं, ध्यान रखेगा। फिलहाल तो ये समझ लीजिए कि हु जो है इस बार ये दोनों के लिए आया हुआ है, हु किसी एक के लिए नहीं आया, हु जो है ये दोनों के लिए आया हुआ है, ध्यान रखेगा। अब आई एंड ही, ध्यान रखेगा यहां पे बात हो रही है 2 पर्सन्स की, 2 पर्सन्स की बात हो रही है, जिस वजह से ये हो गया प्लुरल, और ये प्लुरल तो हु भी क्या हो जाएगा, प्लुरल, और हु प्लुरल तो वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लुरल, यानी यहाँ पे लगेगा क्या चीज, हैव का यूज। तो हु जो है जब ये कहा जाता है कि नाउन या प्रोनाउन के लिए आता है, तो ये एक से ज्यादा नाउन और एक से ज्यादा प्रोनाउन के लिए भी आ सकता है, इसमें कोई गलती नहीं है, ध्यान रखिए, नोट कीजिए इसे, ध्यान रखिए। चलिए इसी का मैं डेरिवेशन समझाकर, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट का अब हम लोग यहीं रखने वाले हैं कि किस प्रकार से हम लोग इस प्रकार के स्टेटमेंट को बना सकते हैं। सो देखिए, जैसे कोई भी स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि यू, पहला सेंटेंस में लिख रहा हूं कि यू ही एंड आई, यू ही एंड आई, इससे हम लोग परिचित हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं कि यू ही एंड आई हैव supported our company. It is, sorry, you, he and I have supported our company. अब you, he and I जिस प्रकार से सब्जेक्ट बना हुआ है, यह भी तो नॉर्मल सा सेंटेंस है। ये कैसा सेंटेंस है,
नॉर्मल सेंटेंस है। अब नॉर्मल सेंटेंस में क्या करना है कि मैं चाहता हूं कि यू, ही एंड आई, इसको थोड़ा सा इम्फेटिक बनाया जाए, इम्फेटिक, थोड़ा जोरदार तरीके से बनाया जाए तो बेहतर रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको फोकस बनाने के लिए हम लोग लिखते हैं इट इज, इट इज यू, ही एंड आई, इट इज यू, ही एंड आई, यहां पे लगाएंगे क्या चीज, हु, इट इज यू, ही एंड आई हु। अब यहां पर ये पूरा स्टेटमेंट लिख दीजिए, हैव सपोर्टेड, हैव सपोर्टेड आवर कंपनी। तो ये सेंटेंस को हमने क्या कर दिया, एम्फेसाइज कर दिया, इन्हें हम लोगों ने इसे एम्फेटिक बनाने का काम किया। इसी प्रकार के सेंटेंस यहाँ पे बने हुए हैं। तो हम लोग जब सेंटेंस लिखते हैं या बोलते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, हम लोग नॉर्मल सा सेंटेंस यूज करना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई आप जोरदार तरीके से, जैसे कि हो सकता है, ध्यान रखिएगा, मैंने कोई आपको कॉन्सेप्ट सिखाया इंग्लिश, मैंने आपको कोई कॉन्सेप्ट सिखाया, तो मैं यह भी कह सकता हूं, ध्यान रखिएगा, कि आई हैव टॉट यू लॉट्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज। आई हैव टॉट, या नॉर्मल बोलना चाहिए तो आई हैव गिवन यू लॉट्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज। और इसी बात में थोड़ा जोरदार तरीके से मैं कहना चाहता हूं, मैं बोलूंगा इट इज आई, इट इज आई हु हैव गिवन लॉट्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज टू यू। इट इज आई हु हैव गिवन लॉट्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज टू यू। तो ये बात थोड़ा जोरदार तरीके से बोलने का यूज हुआ, और नॉर्मली बोलना रहेगा तो मैं बोलूंगा कि आई हैव गिवन लॉट्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज टू यू। ये सेंस आता है, ध्यान रखिएगा, बोलने में। नोट कीजिए। अब लोग इसी से टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। इट और यहां पे सब्जेक्ट वाला काम होता है यहीं पर समाप्त। चलिए, अब इट का यूज हम लोग कलेक्टिव नाउन से थोड़ा भेंट करवा लें। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन कहने का सेंस होता है कि टीम, गवर्नमेंट, ऑडियंस, ऑडियंस, ज्यूरी, ये सभी वर्ड्स हो सकते हैं। ये सब क्या कलेक्टिव ग्रुप का नाउन है, ध्यान रखिएगा। तो कलेक्टिव नाउन में एक बात की जाती है, ध्यान रखिएगा, कि जो कलेक्टिव नाउन है वह यूनाइटेड फॉर्म में भी हो सकते हैं और वो सेंटेंस का अकॉर्डिंग डिवाइडेड फॉर्म में भी हो सकते हैं। ये किसी में हो सकते हैं। जैसे मेरा ये पांचों फिंगर्स खुला हुआ है तो ये आप कह सकते हैं 5 फिंगर्स हैं, 5 फिंगर्स सब डिवाइडेड हैं। लेकिन जब पांचों एक साथ मिल जाते हैं तो ये यूनाइटेड हुए हैं, तो एक ये मुट्ठी बनने का काम करता है। खुल गया, डिवाइड है तो 5 एक साथ आ गया तो सिंगुलर यानी कि एक बन गया। डिवाइडेड यूनाइटेड, डिवाइडेड यूनाइटेड, डिवाइडेड रहा तो प्लूरल रहा, यूनाइटेड रहा तो सिंगुलर रहा। ओके, अब यहां मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूं, आप उसमें देखिएगा क्या होना चाहिए। द टीम इज यूनाइटेड, द टीम इज यूनाइटेड डैश, द टीम इज यूनाइटेड डैश, not dash performing well। ओके, इसका मैं ऑप्शन लिख देता हूं, इट आर, यहां फुल स्टॉप है तो ये अलग सेंटेंस बन रहा है। बी, इट इज, सी, दे आर, डी, दे इज। दूसरा क्वेश्चन है द टीम इज डिवाइडेड, द टीम इज डिवाइडेड डैश नॉट परफॉर्मिंग वेल, परफॉर्मिंग वेल। ऑप्शन देता हूं वही, इट इज, इट आर,
दे आर, दे इज। तीसरा क्वेश्चन है द गवर्नमेंट इज, द गवर्नमेंट हैज पास्ड डैश बिल। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया जा रहा है इट्स और देयर का। नंबर 4, द ऑडियंस आर, द ऑडियंस इज और आर sitting in its or their seat or seats। नंबर 5वां लिखते जाइए साथ साथ, द ज्यूरी इज और आर divided in their opinion और opinions। चलिए आप समझने का पढ़ते हैं। कलेक्टिव नाउन यूनाइटेड रहता है तो ये सिंगुलर होता है, कलेक्टिव नाउन यूनाइटेड सिंगुलर, तो इसके लिए हम लोग प्रोनाउन यूज करते हैं इट। डिवाइडेड रहता है तो ये प्लूरल होता है, इसके लिए हम लोग प्रोनाउन यूज कर लेते हैं क्या चीज, दे का यूज करने का काम करता है। अब सेंटेंस देखते हैं, द टीम इज यूनाइटेड डैश इज परफॉर्मिंग वेल। अब टीम जो है वो यूनाइटेड है, टीम क्या है, यूनाइटेड। यूनाइटेड है तो यहाँ टीम के लिए प्रोनाउन क्या होना चाहिए, इट का यूज होना चाहिए, तो दे वाला सेक्शन कैंसिल हो जाएगा। और इट सिंगुलर है तो इसके साथ क्या होना चाहिए, इज। तो यहाँ पे आंसर लिखा जाएगा कि इट इज परफॉर्मिंग वेल। द टीम इज यूनाइटेड, इट इज परफॉर्मिंग वेल। यहाँ कहा गया द टीम इज डिवाइडेड, तो टीम जो है यहाँ पर क्या हो गया है, प्लूरल, यहाँ पर यह था सिंगुलर। तो प्लूरल होने की वजह से ध्यान रखेगा, ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दे का यूज हो जाएगा, और दे के साथ क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, यानी ये। अब यहाँ पर आते, द गवर्नमेंट हैज पास डैश बिल। गवर्नमेंट ने बिल पास किया है, यानी ये यूनाइटेड मिल के पास किए होंगे, यानी यहाँ जो गवर्नमेंट है यूनाइटेड फॉर्म है, यानी सिंगुलर है, सिंगुलर के प्रोनाउन चलता है इट, और इट का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, इट्स। देयर नहीं होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा इट्स। अब द ऑडियंस का आ गया, द ऑडियंस इज और आर सिटिंग इन इट्स और देयर सीट और सीट्स। अब ऑडियंस अगर सभी अपने सीट पे बैठेंगे तो ऑडियंस जो है वो तो डिवाइड होकर बैठने का काम करेंगे, क्योंकि सभी ऑडियंस में जितने भी लोग हैं सबका अपना अपना सीट डिवाइड किया गया होगा, ध्यान रखेगा, सब अपने अपने जगह बैठने का काम करेंगे। यानी ऑडियंस जो है ये डिवाइडेड फॉर्म में है, तो ये प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या लगाइएगा, प्लूरल। तो यहाँ पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या लगाइएगा, प्लूरल ही लगाइएगा, देयर, ओके। इट का पॉजेसिव एडजेक्टिव, जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव वो होता है इट्स, और यहाँ पे होता है देयर, क्या होता है, देयर। तो यहाँ हम लोग समझने का काम करें, द ज्यूरी सिटिंग देयर। अब देयर के बात है, जब ऑडियंस जब अपनी सीट बैठेंगे तो सबका सीट अलग अलग है, यानी सीट भी प्लूरल है, इसी वजह से यहाँ पे हो जाएगा सीट्स, सीट का यूज नहीं होगा। द ज्यूरी इज और डिवाइड, ज्यूरी डिवाइडेड है तो प्लूरल है, आर लग गया, यहाँ पे देयर हो गया। ओपिनियन का प्लूरल क्या हो जाएगा, ओपिनियंस होने का यहाँ यूज होगा। तो इट जो है हम लोगों को ये कलेक्टिव नाउन में भी दिखने का काम करता है, यूनाइटेड और डिवाइडेड के फॉर्म में, ध्यान रखकर नोट कर सकते हैं इसे।
चलिए अब हम लोग ईट का रिलेशन ध्यान रखें कि दिस से लेने का काम करते हैं कि किस प्रकार से यह दिस से मैच करने का काम करता है, ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूं जिसे कहा गया है अ काव इज इन द A cow is in the byre. This is black. एक काव है जो कि बाया में है। यहां ध्यान रखेगा BYRE का मतलब होता है शेड, SHED, शेड। गाय जहां रहती है ध्यान रखेगा शेड में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाय। इसका उच्चारण जो है वो बाया होता है और एक होता है बायर, लेकिन बायर होता है ध्यान US में, अमेरिकन में, और यूके हम लोग इसे क्या बोलते हैं, बायर। तो द काउ सॉरी अ काउ इज इन द बायर, दिस इज ब्लैक, दिस इज अट्रैक्टिव, दिस इज अट्रैक्टिव। तो गाय के बारे में कहा गया एक गाय है जो कि बाया में रहती है यानी शेड में रहती है, यह ब्लैक है और यह अट्रैक्टिव है। अब यहां पे जिस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि दिस जो है यह प्रोनाउन है, दिस प्रोनाउन है, यहां का दिस भी है वही प्रोनाउन बनने का काम कर रहा है, लेकिन ये प्रोनाउन क्या हुआ है, रिपीट। तो दिस जब रिपीट होने का काम करता है ध्यान रखेगा, तो उसको रोकने के लिए यानी दिस जब रिपीट हो जाए ध्यान रखेगा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था प्रोनाउन में कि नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए तो प्रोनाउन बनाया गया है, लेकिन प्रोनाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए भी प्रोनाउन ही बनाया गया है। तो इस रिपीटेशन को रोकने के लिए हम लोग लिखते हैं अ काउ इज इन द बायर, BYR फुल स्टॉप, दिस इज ब्लैक, दिस इज ब्लैक फुल स्टॉप। और इस दिस को रोकने के लिए हम लोग यहाँ क्या लिख लेते हैं, इट, कि इट इज अट्रैक्टिव। तो दिस अगर रिपीट होने का काम करे तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर क्या होता है, इट प्रोनाउन ऑलरेडी बनाया जाता है। तो ये था इट और दिस का टॉपिक। अब हम लोग बढ़ते हैं इट का यूज टाइम को लेकर। यहां अब आपको समझाने में मुझे बहुत खुशी होगी कि ईट का यूज हम लोग टाइम से किस प्रकार रिलेट करने का काम करते हैं, इन्हें टाइम बताने। जैसे हम लोग कभी टाइम बताते हैं कि अभी मान लेते हैं कि 1:25 हुआ है, इस प्रकार एक्सटेंड करते हैं, 7:05 हुआ है या 6 बजे हैं, अभी तुरंत 6 बजा है, 6 के आसपास है, 6:30 बजे, 6:30 हुए, 6 बजने 5 मिनट बाकी है, 6 बजने में 3 मिनट बाकी है, 6:03 हुआ है, 6:05 हुआ है, ध्यान रखेगा। तो इस प्रकार के वर्ड जो है उसको इंग्लिश से हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, ध्यान रखेगा, उसी को हम लोग इट की मदद से भी सीखने वाले हैं। तो हम लोग जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं वो डिटेल वे में पढ़ रहे हैं प्रोनाउन। हम लोग प्रोनाउन को छोटा मत समझना चाहिए कि प्रोनाउन बहुत छोटा है, प्रोनाउन बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं और सभी कॉन्सेप्ट्स लाजवाब है अपने अपने जगह पे, ध्यान रखें, जिसको कभी भी किसी पॉइंट पे याद करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आप अपना सिर्फ एक बार ग्रामर का नोटबुक पलट के देखिएगा कि आपके पास कितने कॉन्सेप्ट्स आ चुके हैं और कितने कॉन्सेप्ट्स अभी आपके आने क्या हैं, बाकी, ये ध्यान रखें। तो हम लोग उसी पैटर्न पे काम कर रहे हैं। कुछ गलतियां होती हैं, ओके, गलतियां ये नहीं कि ग्रामर में गलतियां होती हैं, कुछ मेरे वजह से गलतियां हो जाती कि क्लासेस कभी कभी रुक जाती है, उसको हम लोग एक मतलब कह सकते हैं टाइम फ्रेम में ला रहे हैं, ध्यान रखेगा, ऐसी बात नहीं है। स्टूडेंट से बातचीत हुई है, उन्होंने एक टाइम फ्रेम बताया है, उसी का अकॉर्डिंग मैं काम करने वाला हूं, ध्यान रखेगा। तो अपनी आदत में भी मुझे सुधार करना है, लेकिन ग्रामर में मैं कोई गलती करने वाला नहीं, जानबूझ के तो मैं गलती करने वाला नहीं हूं। कभी कभी हो सकता है कि 100 में से एक बार कभी गलती हो जाए, अगर वैसा हो जाए तब कमेंट करें, मैं उसको दुरुस्त करने के लिए तैयार हूं, ध्यान रखेगा। तो हम लोग ध्यान रखेंगे एक पैटर्न वे में ग्रामर सीख रहे हैं, जिसको मैं बीच में तोड़ना नहीं चाहता हूं, इसलिए बस आप मेरे साथ बने रहें। अब ईट का यूज टाइम फ्रेम में किस प्रकार से करते हैं सोच समझते हैं। तो टाइम फ्रेम में समझने के लिए सबसे पहले मैं बनाता हूं एक घड़ी, एक वॉच, ओके, चलिए चलिए अब ये घड़ी बना देते हैं, ध्यान हो गया है।
चलिए अब ये समझने का काम करते हैं किस प्रकार से घड़ी में हम लोग किसी वॉच में टाइम को एक्सप्रेस करने का हम लोग काम करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो जब भी हम लोग ध्यान रखिएगा एग्जैक्ट के बारे में बात करते हैं, एग्जैक्ट EXACT एग्जैक्ट, एग्जैक्ट यानी कि 60 मिनट्स के बारे में बात करते हैं, 60 मिनट्स। तो इसमें हम लोग यूज करते हैं ओ क्लॉक, ओ क्लॉक। जब एग्जैक्ट 60 मिनट के बारे में बात करते हैं कि हाँ 7 बज चुका है, यानी एग्जैक्ट 7 बज चुका है, पक्का 7 जिसे कहते हैं, तो उसमें यूज करते हैं क्या चीज, ओ क्लॉक का यूज करते हैं। वहीं जब हम लोग 30 मिनट्स के बारे में बात करते हैं, 30 मिनट का बात करते हैं, ध्यान रखें, तो इसमें यूज करते हैं हाफ। क्या यूज करते हैं, हाफ यूज करने का हम लोग कम करते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, वहीं 15 मिनट्स के बारे में बात करते हैं, 15 मिनट्स, MINUTS मिनट्स, इसे हम लोग मिनट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, मिनट, MINUTES, ये हुआ मिनट्स। हिंदी में हम लोग मिनट करते हैं, उच्चारण इसका क्या है, मिनट से रिलेट करता है, ध्यान रखेगा। अब यहां समझते हैं 15 मिनट्स, तो इसे बोलते हैं अ क्वार्टर, अ क्वार्टर। तो ध्यान रखें जब एग्जैक्ट यानी 60 मिनट्स के बारे में बात करते हैं तो ओ क्लॉक, 30 मिनट के बारे में बात करते हैं तो हाफ, ओके, और वही 15 मिनट्स 15 मिनट के बारे में बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ओ क्लॉक यूज करते हैं। अब आते हैं मीनिंग को लेकर, ध्यान रखो, मीनिंग कहते हैं, मिनट के लेकर ध्यान रखेगा, MINUTE मिनट। तो होता क्या है, कभी कभी मिनट जो है मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 यानी कि 5 का गुना होता है, जिसे आप बोलते हैं 7 बज के 5 मिनट, 7 बज के 10 मिनट, 7 15, 7 20, 7 25, 7 30, 35, 40, 45, 50, 55। तो 5 का जब मल्टीपल आता है 5, 10, 15, 20, 25, ओके। और एक जो होता है, ध्यान रखेगा, नॉट मल्टीपल ऑफ 5। जब हम लोग 5 के मल्टीपल का यूज नहीं करते हैं, जैसे हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं 2 मिनट, 3 मिनट, 7 मिनट, 9 मिनट, 12 मिनट, 18 मिनट, इस प्रकार का हम लोग यूज करते हैं। तो जब हम लोग यूज करते हैं 5 के मल्टीपल का तो उसको डायरेक्ट लिख देते हैं। वहीं जब हम लोग क्या करते हैं 5 का मल्टीपल यूज ना करके कोई सेंस बोलते हैं 8 बजा है तो उसे बोलते हैं हम लोग 8 मिनट्स, कि 8 मिनट हुआ है तो उसे बोलते हैं 8 मिनट्स, MINUTS मिनट्स। या बोलते हैं 16 मिनट्स, 16 मिनट। तो जब इस प्रकार के आप 5 के मल्टीपल का यूज नहीं करते हैं तो उसके साथ हम लोग मिनट वर्ड का यूज करते हैं, और वहीं जब वो 5 का मल्टीपल होता है तो उसके साथ हम लोग, ध्यान रखेगा, मिनट वर्ड का यूज नहीं करते हैं। तो ये कुछ हम लोगों के लिए इंफॉर्मेशन है। एग्जैक्ट 60 मिनट की बात होगी तो ओ क्लॉक, हाफ की बात होगी, सॉरी 30 मिनट की बात होगी तो हाफ, 15 मिनट की बात होगी तो क्वार्टर, और मिनट की बात होगी, ध्यान रखेगा, तो मल्टीपल ऑफ 5 में कोई मिनट वर्ड का यूज नहीं करते हैं, और मल्टीपल ऑफ 5 नहीं रहता है तो उसमें हम लोग 5 मिनट मतलब मिनट वर्ड का यूज करते हैं। किस प्रकार के सेंटेंस बनाते हैं सो देखते हैं। पॉइंट वाइज नोट करेंगे तो पॉइंट नंबर 1, चलिए तो पॉइंट 1 में ध्यान रखते हैं। पॉइंट 1 इसमें बात करते हैं ज्यादा का। जब कहा जाता है ज्यादा हो गया, जिसे कहा जाता है कि 8, जैसे फर्स्ट सेंस में हिंदी में पहले लिख देता हूं, सॉरी, कि 8 बजकर 20 मिनट, 8 बजकर 20 मिनट हुआ है, यह जब बोलते हैं, यह बोलते हैं कि 8 बजकर 15 मिनट हुआ है। एक जगह हुआ कि 8 बजकर 20 मिनट हुआ है, एक हम लोग कहते हैं 8 बजकर 15 मिनट हुआ है। तो जो भी चाहे 20 मिनट हुआ है चाहे 15 मिनट हुआ है, ध्यान रखेगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ज्यादा होने के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? ज्यादा होना के बीत गया है। जब ये कहा जाएगा कि 8 बजकर 15 मिनट हुआ है, इसका मतलब 8 से ज्यादा हुआ है। कितना मिनट हुआ है? 15 मिनट हुआ है। तो ज्यादा के लिए हम लोग यूज करते हैं पास्ट का। किसका यूज करते हैं? पास्ट। और इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इट इज। किसका यूज करते हैं? इट इज। टाइम बताने के लिए, डे बताने के लिए, मंथ बताने के लिए, ईयर बताने के लिए, सीजन बताने के लिए, सिचुएशन बताने के लिए, सब जगह हम लोग इट का यूज करते हैं। तो इट इज क्या हुआ? इट इज 20 मिनट ज्यादा हुआ है। किससे ज्यादा हुआ है 20 मिनट? 7 से, 8 से, 9 से, 10 से। तो पहले हम लोग मिनट के बारे में लिखते थे। इट इज 20 मिनट्स।
इट इज 20 मिनट्स पास्ट, 20 मिनट बीत चुका है। पास्ट किससे ज्यादा बीत चुका है? 8 से। 8, तो इट इज 20 मिनट्स पास्ट 8, यानी कि 20 मिनट ज्यादा हुआ है 8 से, यानी कि 8:20। इसमें कोई आपको गलती भी नजर आ रहा है कि इसमें किसी प्रकार का गलती आप पहचान सके? क्या कोई गलती है इसमें? वो देखिए, किसी भी प्रकार का गलती ढूंढने का काम करें तो मैं आप लोगों को समझाता हूं कैसे हुआ है। चलते, गलती ये हुआ है, ध्यान रखेगा, मिनट जब 20 है तो 20 जो है ये 5 का मल्टीपल है। 20 क्या है? 5 का मल्टीपल है। तो जब 5 का मल्टीपल रहता है तो उसमें मिनट वर्ड का यूज हम लोग करते हैं नहीं है। तो यहाँ मिनट्स लिखना बिल्कुल क्या है? गलत। डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे इट इज 20 पास्ट 8। क्या लिखते हैं? इट इज 20 पास्ट 8 बोलते हैं, 20 पास्ट 8। या दूसरे तरीके से भी बोलना पड़े, ध्यान रखें, तो आप बोल सकते हैं कि इट इज 8:20। ये भी तरीका सही है, इट इज 8:20। दो तरीके हैं कि इट इज 20 पास्ट 8 या बोलिए कि इट इज 8:20, दोनों अपने जगह पे सही है। अब यहाँ से 8:15 हुआ है, तो 15 मिनट को हम लोग क्या लिखते हैं? ए क्वार्टर। 15 मिनट्स लिखे, 15 बोलने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम लोग क्या बोलते हैं? अ क्वार्टर। अब अ क्वार्टर का मतलब क्या होता है? 1/4। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। तो जब 15 मिनट होता है, ध्यान रखिएगा, इस प्रकार 15 मिनट पूरा अगर आप सर्कल डिवाइड करेंगे तो ये 4 भाग में बढ़ता है। कितने भाग में बढ़ता है? 4। 15 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट। तो ये तो एक घड़ी का पूरा 1/4 हिस्सा होता है, 1/4 होता है। इसी वजह से वैसे ध्यान रखिएगा 1/4। इसको 60 मिनट से मल्टीप्लाई करते हैं, 60 मिनट से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो 15 टाइम ये कैंसिल होता है, तो 15 मिनट्स। तो इसलिए जो 1/4 थे उसे हम लोग क्या कहते हैं? ए क्वार्टर। इसी वजह से 15 मिनट को कहा गया 1/4, यानी कि 1 क्वार्टर कहा गया। इसे बोलते हैं कि इट इज अ क्वार्टर, इट इज अ क्वार्टर पास्ट, क्योंकि ज्यादा हुआ है तो इट इज अ क्वार्टर पास्ट। और यहाँ क्या लिखते हैं? 8, अ क्वार्टर पास्ट 8। नोट कीजिए इसे, पॉइंट नंबर 1। चलिए एक और देख लेते हैं। जैसे यह कहा जाएगा कि 8:12 हुआ है, इसका बनाएंगे इट इज 12 मिनट, तो इट इज 12। अब 12 जो है ये 5 का मल्टीपल नहीं है, 12 5 का मल्टीपल नहीं, ये नहीं, इसमें मिनट वर्ड का यूज करेंगे। तो इट इज 12 मिनट्स। मिनट नहीं, ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में बोल रहे हैं तो मिनट, हिंदी में बोलते हैं तो मिनट। तो इट इज 12 मिनट्स पास्ट, इट इज 12 मिनट्स पास्ट कितना? 8। इट इज 12 मिनट्स पास्ट 8। या इसको आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इट इज 8:12। ये भी सही, ध्यान रखिएगा, नोट कीजिए। चलिए यहीं तक रहने देते हैं आज क्लास में। ओके, ईट का अच्छा खासा यूज हो गया है, ध्यान रखेगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रहेंगे, ध्यान रखेगा। मिलते हैं अगले क्लास में ईट के और भी पॉइंट्स को लेकर। थैंक यू सो मच।